अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइज ओवर पाया अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। लिसनर्स, आज की कहानी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें अहमद यार खान ने जगह जगह इस तरह बताया है कि 1947 के बाद ही हमारे मुल्क का हर शोबा करप्शन और अखलाकी पस्ती का जिस तरह शिकार होने लगा था, वो एक दर्दमंद पाकिस्तानी के लिए तकलीफ दह सूरत हाल थी और इस तकलीफ का जगह जगह इजहार हमें इस कहानी में मिलेगा। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। चोर चोरी छोड़ देता है लेकिन हेरा फेरी से बाज नहीं आता। यही हाल थानेदारों का है। गवर्नमेंट थानेदार की वर्दी उतारकर उसे पेंशन पर भेज देती है, फिर भी थानेदारी से वो बाज नहीं आता। मैंने शायद ये बात पहले भी एक कहानी में कही थी। वो कहानी इस कहानी से मुख्तलिफ थी जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। वो भी एक तफ्तीशी कहानी थी जिसकी तफ्तीश में मदद और रहनुमाई के लिए मुतालिका थानेदार ने मुझे भी शामिल कर लिया था। मैं उस वक्त पेंशन पर घर आ चुका था। अब जो ये कहानी मैं सुनाने लगा हूँ ये भी पेंशन के बाद की वारदात है और ये 1972 के आखिर का वाक़या है। उस वक्त इस इलाके का जो थानेदार था वो मेरे एक बड़े पुराने दोस्त का बेटा है। मैं इस जगह का पता नहीं लिखूँगा और मैं लोगों के नाम भी बदल कर लिखूँगा जिसका इस कहानी में मैंने तज़किरा किया है। इस जगह मेरे बड़े करीबी रिश्तेदार रहते हैं। मैं इनके यहाँ गया हुआ था। मेरे दोस्त के थानेदार बेटे को पता चला तो वो दौड़ा आया। दौरान गुफ्तगू उसने एक वारदात का जिक्र किया। वो वारदात कोई ऐसी संगीन और अहम नहीं थी कि वो ख़ास तौर पर जिक्र करता। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में दिन दहाड़े पूरी बस हाईवे पर लूटी जाती है तो इसे भी संगीन और अहम वारदात समझा जाता है और कत्ल की वारदात के साथ भी ऐसा ही सलूक होता है जैसे ये कोई मामूली सी वारदात हो। सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ ने इस वारदात का जिक्र अपने मुल्क के चाल चलन के सिलसिले में किया था। वारदात ये थी कि एक नौजवान लड़की लापता हो गई थी। कराइन ऐसे थे जिनसे साफ नज़र आता था कि लड़की खुद गई है। ज़बरदस्ती अगवा का कोई सबूत नहीं था। ये पेश नज़र रखें कि ये एक बड़े गांव की वारदात है। अंकल, मेरे दोस्त के थानेदार बेटे इम्तियाज़ ने कहा। ताजे पुत्र मैंने इसे आगे न बोलने दिया और पूछा कि कितनी जमातें पढ़कर पुलिस में भर्ती हुए थे। 4th ईयर छोड़कर मैं डायरेक्ट ASI भर्ती हुआ था, उसने जवाब दिया। फ़र्ज़ करो तुम 4 जमातें पढ़कर भर्ती होते तो। मैंने कहा, वो क्यों अंकल? वो इसलिए कि तुम फिर मुझे अंकल नहीं चाचा ताया कहोगे। मैंने कहा। इसने इतनी ज़ोर से क्या कहा लगाया जैसे मैंने इसकी जेब में 100 के 2-3 नोट डाल दिए हों। आमतौर पर थानेदारों का क्या कहा उसी वक्त धमाके की तरह निकलता है जब कोई मुलजिम उनकी जेब में 100 के नोटों की गड्डी रख देता है। मैं ठीक कह रहा हूँ ताजे पुत्र, मैंने पिश्तनी थानेदारों की तरह मुस्कुराते हुए कहा। तुम जब मुझे अंकल कहते हो और मैं उसके जवाब में जी या हाँ कहता हूँ तो ऐसे महसूस करता हूँ जैसे हम दोनों एक दूसरे से फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा चाचा जी, उसने कहा। मैं समझता था कि अंकल कहने से ज़्यादा इज्जत अफजाई होती है। तुम पाकिस्तान में पैदा हुए हो, मैंने कहा। तुमने वो अंग्रेज़ नहीं देखे जिसकी हम नौकरी करते थे। ये हम ही जानते हैं कि वो हमारी कितनी और किस तरह इज्जत अफजाई किया करते थे। हमारी बदकिस्मती के अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए हैं लेकिन अपने अंकल यहीं छोड़ गए हैं। उसने एक और क्या कहा लगाया जो बिल्कुल पाकिस्तानी थानेदारों जैसा था। मैं ये कहने लगा था चाचा जी, उसने कहा, कि तालीम की रोशनी तो देहात में नहीं आई, अलबत्ता शहरों की रोशनी यहाँ तक पहुँच गई है। रोशनी से मेरा मतलब बिजली की रोशनी नहीं है। ये जो आप खंभे लगे हुए देखते हैं ये सिर्फ इन तारों को बांधने के लिए लगाए गए हैं। अभी वापडा ने इस तरफ करंट नहीं छोड़ी। देहात में भी लड़कियों ने शहरों जैसी हरकतें शुरू कर दी हैं। मसलन इसी लड़की को ले लें। इसके लवाहिकीन कहते हैं कि बड़ी शरीफ लड़की है। उन्होंने लिखवाया भी यही है कि इसे ज़बरदस्ती उठाया गया है लेकिन वो खुद किसी के पीछे गई है। इस लड़की की गुमशुदगी की बात तो वैसे ही मिसाल के तौर पर ज़िम्नन हुई थी लेकिन मुझे मालूम ना था कि ये वारदात आगे चलकर एक जज्बाती और सनसनीखेज ड्रामा बन जाएगी और उसकी तफ्तीश में मुझे भी ज़ाती दिलचस्पी की खातिर मुंह मारना पड़ेगा। ये इस तरह हुआ कि इम्तियाज़ जाने लगा तो उसने मुझे कहा कि मैं कल सुबह इसके थाने में आऊँ। मैं अगली सुबह उसके थाने में चला गया। कुछ देर बाद गुमशुदा लड़की का एक भाई और 2 और पुरानी उम्र के आदमी आ गए।
मेरी मौजूदगी में ही उन्होंने इम्तियाज़ से पूछना शुरू कर दिया कि लड़की का कोई सुराग मिला है या नहीं। चाचा जी, इम्तियाज़ ने इन्हें कोई जवाब देने के बजाय मेरे साथ बात की। मैंने जिस लड़की की गुमशुदगी का किस्सा आपको सुनाया था, वो लड़की इनकी थी। इन्होंने 2 आदमियों पर शक लिखवाया है। एक वो आदमी है जिसके माँ बाप इस लड़की का रिश्ता मांगते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। ये बताते हैं कि इस इनकार पर इन लोगों के साथ ज़बानी कलामी लड़ाई हुई थी। फिर लड़के वालों की तरफ से धमकी मिली थी कि बाहर से किसी बारात को गांव में दाखिल नहीं होने देंगे। फिर उन्होंने ये धमकी भी दी कि लड़की डोली में बैठने से पहले ही गायब कर दी जाएगी। मैं देख रहा था कि इम्तियाज़ लड़की वालों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा था और उसके चेहरे पर लिखा हुआ था कि ये थानेदार टालने के मूड में है। ये तो आप जानते हैं कि जमहूरियत में पुलिस टालने के मूड में ही रहती है। अगर पुलिस किसी मुलजिम या मुद्दई का काम कर दे तो वो थाने से बाहर आकर ये ज़रूर कहते हैं कि चलो 4 पैसे तो लग गए, काम तो हो गया। मैं 1972 के उस वक्त की बात सुना रहा हूँ जब हमारे मुल्क में बड़ी लंबी मुद्दत के बाद जमहूरियत आई थी। पहले अयूब खान का मार्शल लगा रहा, उससे जान छूटी तो याहिया खान वही मार्शल लेकर बैठ गया। फिर भुट्टो साहब ने उसे अवामी मार्शल बना दिया और इसमें से रोटी कपड़ा और मकान लेकर जमहूरियत निकल आई। रोटी कपड़ा और मकान मालूम नहीं कहाँ रह गया। अवाम के हिस्से में सिर्फ जमहूरियत आई, जिसे अवामी जमहूरियत कहा गया। इम्तियाज़ ने गुमशुदा लड़की के लवाहिकीन के सामने मुझे तफ्तीश की जो तफसीलात सुनाई थीं, वो कुछ इस तरह थी कि जिन लड़के वालों को इस रिश्ते से इनकार किया गया था, इनके आदमियों को, जिनकी तादाद 4 थी, थाने बुलाया गया। इनसे अलग अलग पूछगछ की गई। इनमें से किसी ने कहा कि उन्होंने कोई धमकी नहीं दी थी और किसी ने तस्लीम कर लिया कि धमकी दी थी और ये अपनी नाक रखने के लिए दी गई थी। इम्तियाज़ लड़की का मकान देख चुका था। उसने वो जगह भी देखी थी जहाँ लड़की गुमशुदगी की रात सोई थी। लड़की घर में जो ज़नाना चप्पल इस्तेमाल करती थी वो चारपाई के पास पड़ी थी। इससे तो ये जाहिर होता था कि लड़की खुद नहीं गई। वो खुद जाती तो नंगे पाँव ना जाती। लेकिन इम्तियाज़ ने बड़े अच्छे ढंग से मालूम कर लिया कि लड़की की अच्छी जूतियाँ, सैंडल वगैरह कितनी हैं और क्या इनमें से कोई जोड़ा गायब तो नहीं। लड़की की माँ ने इम्तियाज़ की बातों में आकर बड़ी सादगी से बताया कि सैंडल का एक अच्छा जोड़ा कम या गायब है। लड़की इन्हीं कपड़ों में गई थी जो उसने पहन रखे थे। इम्तियाज़ के एक सवाल का जवाब देते हुए लड़की की माँ ने बताया कि लड़की ने इसी शाम कपड़े बदले थे। इससे ये शक पुख्ता हो गया कि लड़की रात को किसी के साथ घर से जाने का इरादा किए हुए थी, इसलिए उसने अच्छे कपड़े पहन लिए थे। इम्तियाज़ ने सहन की दीवार को अंदर और बाहर से अच्छी तरह देखा था। दीवार पर कहीं भी कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे ये सुराग मिलता कि अगवा करने वाले दीवार फांदकर अंदर आए होंगे। ये पक्का मकान था। पक्के से मुराद ईंटों का बड़ा अच्छा मकान था। इम्तियाज़ ने लड़की के लवाहिकीन को बता दिया था कि लड़की खुद गई है। उसने लड़की वालों से ये भी कहा था कि वो खुद भी लड़की को ढूंढते रहें और जहाँ कहीं इन्हें शक हो वो थाने में आकर बताएं। इम्तियाज़ ने इन 4 आदमियों को जिनके खिलाफ शक लिखवाया गया था सिर्फ इसलिए बुलाया था कि केस की फाइल का पेट भरना था। इम्तियाज़ ने इन चारों को मुश्तबा करार देकर बहुत डराया था। इन पर तशद्दुद नहीं किया था, लेकिन इनकी बहुत बेइज्जती की थी। इन्हें पूरी एक रात थाने में रखा। हालांकि इम्तियाज़ का अपना फैसला था कि ये बेगुनाह हैं। इम्तियाज़ को मालूम था कि इनसे लड़की नहीं निकलेगी, लेकिन कुछ तो निकलेगा। इनसे वो इम्तियाज़ ने निकलवा लिया और सुबह इन्हें बेगुनाह करार देकर घर भेज दिया। गुमशुदा लड़की वालों ने एक शक और भी लिखवाया था। ये 17-18 साल उम्र का एक नौजवान लड़का था। लड़की वालों को शक ये था कि इस लड़के ने लड़की के साथ दरपर्दा मरासिम कायम कर रखे हैं। कोई गवाह? इम्तियाज़ ने इनसे पूछा था। कोई शहादत? नहीं जनाब, इम्तियाज़ को जवाब मिला था। साफ लफ्ज़ों में गवाही देने के लिए कोई भी तैयार नहीं। यह हमारा अपना शक है। 2-3 दफ़ा शक हुआ था कि लड़की इस लड़के से मिलकर आई है। ये तो बड़ी कच्ची बात है, इम्तियाज़ ने कहा था। कच्ची बात यह है जनाब, इम्तियाज़ को जवाब मिला कि लड़के का चाल चलन ठीक नहीं। अपने बड़े भाई की बीवी के साथ भी उसने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। क्या उसका बड़ा भाई मर गया है? नहीं जनाब, इम्तियाज़ को बताया गया। मरने की इतला तो नहीं आई, लेकिन पता यही चलता है कि वो मारा गया है। कहाँ मारा गया है? इम्तियाज़ ने गुस्से से कहा। तुम लोग मेरे साथ इस तरह बातें कर रहे हो जैसे चंडाल चौकड़ी में बैठे हुए हो। जो बात मुंह से निकालते हो वो मुकम्मल सुनाओ। क्या इस लड़के का भाई कत्ल हो गया था? कैसे मारा गया था?
वो फौज में हवलदार था, गुमशुदा लड़की ने के भाई ने जवाब दिया। इसकी रेजिमेंट मशरकी पाकिस्तान में थी। हमारे गांव के 10-11 फौजी जंगी कैदी हो गए हैं। इन सब के घरों में सरकारी इत्तला आ गई थी कि वो हिंदुस्तान में जंगी कैदी हैं, लेकिन इस हवलदार की कोई इत्तला नहीं आई। 8 महीने गुजर गए हैं। इसका बाप और ससुर इसकी रेजिमेंट के मुंतजिर हैं। 2-3 बार गए थे वहां से भी इन्हें इस हवलदार की कोई पक्की इत्तला नहीं मिली कि कैदी मारा गया है या जिंदा है। अब इसकी बीवी जवान है और बड़ी खूबसूरत है। इसके 2 बच्चे हैं, एक 2-3 साल का है और दूसरा शायद 1 साल का होगा। हवलदार मशरकी पाकिस्तान चला गया तो 1 या 1.5 महीने बाद ये बच्चा पैदा हुआ था। इम्तियाज़ ने उसे ये कहकर रोक दिया कि वो बात मुख्तसर करे। इसे मुख्तसर बात ये सुनाई गई कि कोई कहता है हवलदार जिंदा है और कोई कहता है मारा गया। इधर घर के ये हालात सुनाए गए कि हवलदार की बीवी चाल चलन के लिहाज से ख़राब हो गई है और उसने अपने खामिद के छोटे भाई के साथ भी काबिल एतराज़ ताल्लुकात कायम किए हुए हैं। मैं जनाब को ये बताना चाहता हूँ कि हवलदार का छोटा भाई बदमाश आदमी है, गुमशुदा लड़की के भाई ने कहा, और उसने हमारी बहन को भी वर्गलाया था। सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ ने हवलदार के छोटे भाई को भी थाने बुलाया और उससे पूछगछ की। इम्तियाज़ ने मुझे सुनाया कि इस लड़के के साथ उसकी क्या बातें हुई थीं। इस लड़की के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। इस लड़के ने, जिसका नाम नासिर फर्ज कर लें, कहा था, क्या कोई ऐसा बेगैरत हो सकता है कि इसका भाई अपने मुल्क के लिए महाज पर गया हुआ हो या वो शहीद हो जाए तो उसका छोटा भाई उसकी बीवी के साथ बदकारों वाली दोस्ती लगा ले। ये कहकर नासिर रो पड़ा। फिर उसने कहा कि लोगों ने मेरी भाई की बीवी को बदनाम कर दिया है। वो तो हर जुमेरात की शाम वली शाह की खानका पर नया दिया रखती है और दुआ करती है कि खामिद जिंदा वापस आ जाए। अगर किसी बीवी या बेवा का चाल चलन खराब हो गया था तो सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ को इसमें ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। सच्ची बात तो यह है कि इसे लापता हो जाने वाली लड़की के साथ भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। असल बात यह है कि पाकिस्तान की पुलिस में हमारे वक्तों वाली तफ्तीश और सुराग रसानी ख़त्म हो गई थी। मैं ये दावा नहीं करता कि हम आज के थानेदारों से ज़्यादा लायक हुआ करते थे। इस वक्त लियाकत ये थी कि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ अपने कानून को तोड़ने वाले को ढीली रस्सी नहीं दिया करते थे। वो अपनी रियाया के जानो माल की हिफाजत को अपना फ़र्ज समझते थे। उन्होंने पुलिस का महकमा अपनी हिफाजत के लिए नहीं बनाया था। इम्तियाज़ ने नासिर को तफ्तीश से खारिज कर दिया। अगर नासिर भी गांव से लापता हो जाता तो कहा जा सकता था कि वो गुमशुदा लड़की को अपने साथ ले गया है। मुखबिरों ने इम्तियाज़ को लड़की के मुतालिक ये रिपोर्ट दी थी कि वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। इम्तियाज़ ने गुमशुदा लड़की के लवाहिकीन को बड़ी उस्तादी से टाला और मेरे साथ गपशप लगाने लगा। मैंने थाने में बहुत सा वक्त गुजारा और मेज़बानों के घर चला गया। मेज़बानों की ज़िद थी कि मैं कुछ दिन इनके यहाँ गुजारूँ। मैंने इनकी ज़िद मान ली। बुढ़ापे में यूं ही होता है कि आदमी जहाँ ढेर हो गया वहाँ से मुश्किल से ही उठता है। 3 दिन गुजर गए। इम्तियाज़ मुझे मिलने आया। वो मुझे खाने पर मदु करने आया था। खाने पर 2 रोज़ बाद जाना था। 2 रोज़ बाद मैं शाम से कुछ वक्त पहले उसके घर चला गया। मालूम हुआ कि वो किसी जगह छापा मारने के लिए गया हुआ है। उसकी बीवी अपनी बेटियों जैसी है। उसने मुझे बिठा लिया। वो खाना पकाने में लगी हुई थी। मैं उसके बच्चों के साथ खेलता रहा। इम्तियाज़ रात 8:30 बजे के बाद आया। चाचा जी, उसने खबर सुनाई, वो लड़की जो गुमशुदा हो गई थी बरामद हो गई है। क्या तुम उसकी बरामदगी के लिए छापा मारने गए थे? मैंने पूछा। नहीं जी, इम्तियाज़ ने बेरुखी से जवाब दिया। वो मेरी क्या लगती है जो मैं उसके लिए छापे मारता? फिर वो बरामद कहाँ से हुई? कुछ दिन गुजरे, डकैती की एक वारदात हो गई थी। इम्तियाज़ ने कहा। वारदातें तो होती ही रहती हैं, लेकिन इस वारदात के मुलजिमों की निशानदही हो गई थी। निशानदही करने वाले इन्हीं मुलजिमों के साथी थे। इनके दरमियान माल की तकसीम पर झगड़ा हो गया था। ये तो इन लोगों में होता ही है और आपस में तस्फिया भी कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने एक लड़की भी उड़ाई थी। मुखबिरों ने बताया कि झगड़ा उस लड़की की मिल्कियत पर हुआ। जिस आदमी ने ज़्यादा शोर शराबा किया था, इसे मुलजिमों ने खूब फेंटी लगाई। मुखबिर ने फेंटी खाकर यह जाहिर किया कि वो दब गया है और डर भी गया है, लेकिन वो अपने एक दोस्त को साथ लेकर मेरे पास आ गया। उन्होंने बताया कि फलां डकैती की वारदात उन्होंने की थी और उनके कब्जे में एक मगविया लड़की भी है। मैंने फ़ौरन छापा मारा, डकैती का माल बरामद किया और वहाँ से 19-20 साल की एक लड़की भी मिली। बहुत खूबसूरत लड़की है। वो मुलजिम भी वहाँ मौजूद थे।
उन्हें भी पकड़ा। मजीद एक टीवी सेट भी बरामद हुआ जो उन्होंने शहर से चोरी किया था। इम्तियाज़ ने इस लड़की को अलग करके पूछा कि वो कहाँ की रहने वाली है, तो उसने गुमशुदा लड़की ने अपना गांव का नाम बताया। थाना इसी गांव में था। नाम पूछा तो उसने नाम शमीम बताया। गुमशुदा लड़की का यही नाम था, इसकी वल्दियत भी वही निकली। उसने अपने भाई का नाम भी बताया। इम्तियाज़ बहुत हैरान हुआ कि ये वाकई अगवा की वारदात थी। वो तो कहता था कि लड़की खुद गई है। इम्तियाज़ ने इससे पूछा कि इसे किस तरह अगवा किया गया था। ये मुझे ज़बरदस्ती उठाकर ले आए थे, शमीम ने जवाब दिया। मैं रात को पेशाब के लिए बाहर निकली तो पीछे से मेरे ऊपर एक खेस आ पड़ा और एक आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और दूसरे आदमी ने मुझे उठा लिया कि मुझे यहाँ ले आए और इन्होंने मुझे ख़राब किया। इतना सा बयान देकर शमीम ने जो रोना शुरू किया तो बिल्कुल ही बेकाबू हो गई। इस लड़की की हालत बता रही थी कि इतने सारे दिन वो 3 आदमियों के हाथों में तशद्दुद का निशाना बनी रही है। इम्तियाज़ ने मुलजिमों के बयान वहीं न लिए। लड़की और माल की बरामदगी की कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके इन्हें थाने में ले आया। इन्हें थाने में छोड़कर घर आ गया क्योंकि उसे ख्याल था कि मैं खाने पर इंतज़ार कर रहा हूँगा। फिर जल्दी कर ताजे पुत्र, मैंने कहा, जल्दी जल्दी खाना खा और तफ्तीश रात ही रात मुकम्मल कर ले। चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। जाने दो चाचा जी, उसने बड़ी बेनियाजी से कहा। जल्दी क्या है, कल देखी जाएगी। कल कोई और काम ना हुआ तो इन्हीं से इकबाल जुर्म करा लेंगे। मेरे दिमाग पर अपना दौर सवार था। जब तफ्तीशी अफसर 1 मिनट भी ज़ाया नहीं किया करते थे, मैंने उसे रात को ही तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए तैयार कर लिया। मुझे उस वारदात और उस लड़की और बरामदशुदा माल के साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी दिलचस्पी ये थी कि मेरे दिमाग में तफ्तीश का कीड़ा जाग उठा था। मेरे दिल में आई थी कि रात तफ्तीश ही में गुजार दी जाए। ये तो मैंने पहले ही कह दिया है कि थानेदार वर्दी उतार कर और पेंशन लेकर घर आ जाता है, लेकिन थानेदारी से बाज नहीं आता। हमारे वक्तों की थानेदारी कुछ और होती थी। इस बुढ़ापे में भी मेरे दिमाग से तफ्तीशी अफसर निकला नहीं था। इम्तियाज़ नहीं मान रहा था। वो हैरान हो रहा था कि मैं इसे रात को ही तफ्तीश ख़त्म करने की कह रहा हूँ। उसके दिमाग में पाकिस्तान की थानेदारी थी। मैं उसे खाने के बाद थाने में ही ले गया। सबसे पहले शमीम के वारिसों को शनाख्त के लिए बुलाया। उसके बाप और भाई को यकीनन मालूम था कि लड़की खुद गई थी। मैंने ये अंदाज़ा इस तरह किया कि वो लड़की से बेरुखी से मिले। इम्तियाज़ ने इन्हें बताया कि वो बाहर इंतज़ार करें या घर चले जाएं, क्योंकि अभी लड़की और मुलजिमों के बयानात होने थे और इसमें पूरी रात ही गुजरनी थी। शमीम ने मेरी मौजूदगी में भी वही बयान दिया कि उसे इन आदमियों ने बाहर से उठाया था। इसके बयान के बाद इसे थाने के एक कमरे में बिस्तर पर लिटा दिया गया और उसे तसल्ली दी गई कि वो आराम से सो जाए। कल इसे इसके वारिसों के हवाले कर दिया जाएगा। जिन 2 मुलजिमों को पकड़ कर लाए थे वो हिस्ट्री शीटर थे। चोरी डकैती वगैरह इनका पेशा था। इनमें से एक को बुलाया और इम्तियाज़ ने इसे कहा कि वो इकबाली बयान दे दे। जनाब के अपने इख्तियार में है, मुलजिम ने इल्तिजा के लहजे में कहा। माल आपको मिल गया है, हुक्म करें, हम हाजिर हैं। हुजूर जो ज़बान से कहेंगे हम सुबह होने से पहले ही पेश कर देंगे। आपके साथ तो हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। इम्तियाज़ ने मेरी तरफ देखा और मैंने उसे देखा। मैंने उसके चेहरे पर मायूसी सी देखी, जैसे वो मेरी मौजूदगी को पसंद नहीं कर रहा। नहीं भाई, इम्तियाज़ ने मुलजिम से कहा, सिर्फ डकैती की वारदात होती तो कुछ गोलमोल हो सकता था, लेकिन लड़की की बरामदगी पर मैं कैसे पर्दा डाल सकता हूँ। ये जिनकी बेटी है वो ऊपर तक पहुँचेंगे, तुम इकबाली बयान दे दो, इसके बाद देखेंगे। एक अर्ज़ करता हूँ हुजूर, मुलजिम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये ख्याल भी रखना कि ऊपर वालों के साथ हमारी भी कुछ रिश्तेदारी है। अब जो पार्टी हुकूमत करने के लिए आई है इसकी हमने बहुत खिदमत की है। हमने भी किसी शेखी में डकैती का माल अभी तक अपने घर में रखा हुआ था। सब इंस्पेक्टर इम्तियाज़ ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। वक्त वक्त की बात है ताजे, मैंने आह भर कर कहा। मैं मुलजिम की मौजूदगी में इम्तियाज़ के साथ कोई फालतू बात करना अच्छा नहीं समझता था। इम्तियाज़ ने मेरे सामने अपनी इज्जत रखने के लिए मुलजिम को 3-4 गालियाँ दी और उसे बयान देने को कहा। मुलजिम ने बयान दे दिया। यह कत्ल का इकबाली बयान नहीं था कि लंबा चौड़ा होता। कातिल इकबाली बयान देता है तो इसमें कत्ल की वजूहात भी बयान करता है। ये वजह उमूमन एक कहानी होती है। वजह बयान करके वो तफसील से बताता है कि उसने कत्ल का मौका किस तरह पैदा किया, फिर कत्ल किस तरह किया और लाश को किस तरह ठिकाने लगाया। चोरी डकैती और रेज़ानी की वजह नहीं होती।
मुलजिम चोरी करने जाते हैं क्योंकि ये इनका पेशा है। इस मुलजिम ने तफसील से मुख्तसर सा बयान दिया कि इन दोनों ने डकैती की वारदात किस तरह की। इम्तियाज़ इसे कहता रहा कि इसके साथ कोई और भी होगा, लेकिन मुलजिम यही कहता रहा कि इसके साथ यही आदमी था। शमीम के अगवा का बयान देते हुए उसने एक और जगह बताई जहाँ से उन्होंने उसे उठाया था। वो जगह इस गांव से 1 मील दूर थी। ज़ाहिर है शमीम पेशाब करने के लिए इतनी दूर तो नहीं गई होगी। तुमने ये मान ही लिया कि तुमने लड़की को अगवा किया है, इम्तियाज़ ने कहा। फिर ये झूठ क्यों बोलते हो कि तुमने उसे इस गांव से नहीं उठाया था? आप मानते क्यों नहीं सरकार? मुलजिम ने कहा। ये लड़की अकेली थी। मैं अपने इस साथी के साथ जो मेरे साथ पकड़ा गया है अपने गांव को पैदल जा रहा था। इस लड़की को अकेले देखकर रोक लिया और पूछा कि वो कौन है और कहाँ जा रही है। उसने इस गांव का नाम लिया, फिर उसने फलां गांव का नाम लेकर कहा कि वहाँ के 2 आदमी ने उसे अगवा किया था और वो भाग आई है। मेरे साथी ने इसे कहा कि चलो हम तुम्हें पहले थाने ले चलते हैं। ये कहने लगी कि नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। इससे हमें शक हुआ कि मामला कुछ और है। अगर इसे वाकई अगवा किया गया था तो इसके साथ सुलूक भी बहुत बुरा किया गया होगा, लेकिन इसकी हालत ऐसी बुरी नहीं थी। हम दोनों ने इसे पकड़ लिया। ये तड़पती थी और हमारे हाथों को दांतों से काटने की कोशिश करती थी। मैंने इसे उठाकर कंधे पर डाल लिया और अपने घर ले गए। इस मुलजिम ने यह भी तस्लीम कर लिया कि उसने और उसके साथी ने लड़की को ख़राब भी किया है। इस मुलजिम को हवालात में बंद करके दूसरे को बुलाया। उसने भी इकबाली बयान दे दिया। शमीम की अगवा की कहानी जो उसने सुनाई वो वही थी जो उसका साथी सुना के गया था। मैंने इस मुलजिम पर झिरा की। उसने जो जवाब दिए वो सही मालूम होते थे। ये मुलजिम अपने साथी से ज़्यादा अक्लमंद था। इसे हथकड़ी लगाकर बरामदे में बिठा दिया गया और शमीम को बुलाया। शमीम के आने से पहले मैंने इम्तियाज़ से कहा कि वो मुझे पूछताछ करने दे। दफ़ा करो चाचा जी, इम्तियाज़ ने कहा। लड़की बरामद हो गई है, डकैती के मुलजिम पकड़े गए हैं। मैं मुकदमा तैयार करके चालान अदालत में पेश कर दूंगा। आप अपने वक्तों की बातें करते हैं। अगर हम एक एक वारदात पर इस तरह मगज़ खपाई करने लगें तो 1 महीने में पागल हो जाएंगे। मैं आपको दिखा दूंगा कि कितने केस ज़ेर तफ्तीश हैं और कितने केस अदालतों में हैं, जहां इतनी सी कार्रवाई होती है कि हर पेशी पर अगली तारीख मिल जाती है। मैं देख रहा हूँ ताजे पुत्र, मैंने कहा। मुल्क में सिर्फ चोरी, डकैती और जेब तराशी ही नहीं, बेशुमार दूसरी वारदातें होती हैं जो मोअज़्ज़ज़ हज़रात के जुराइम हैं। रिश्वत, मिलावट, जालसाजी, कागजात में गड़बड़ करके दूसरों की ज़मीनों और प्लाटों पर भी कब्जा कर लेना। हमारी सियासत मुजरिमों को पाल रही है, इम्तियाज़ ने कहा। 15-20 रोज़ गुजरे। रहज़नी के 2 मुलजिमों का चालान अदालत में भेजा तो तीसरे दिन चालान वापस लेना पड़ा क्योंकि मुलजिम पार्टी के आदमी थे। आगे आके देखो होता है क्या, मैंने कहा। वो वक्त भी आ जाएगा कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाया करेगा जिन्होंने 1 साल में कोई जुर्म न किया हो। आज आप देख लें, शरीफ लोग लूट रहे हैं। दिन की रोशनी में डाके पड़ते हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। किसी दफ्तर में शरीफ लोगों को काम पड़ जाए तो वहाँ भी वो लुट जाते हैं। बाजार में सौदा वगैरह लेने जाते हैं तो शरीफ लोग दुकानदारों के हाथों लुटते हैं। स्कूल में बच्चों को दाखिल करा दो तो वहाँ लूट मार होती है। ये है शराफत की सज़ा। शरीफ लोग शराफत की सज़ा भुगत रहे हैं। तमाम थानेदार मजबूर हैं। मैं पुलिस की मजबूरी को समझता हूँ। ये तो लंबी बातें हैं, ये रोना पुराना हो गया है। आइए मैं आपको शमीम की कहानी सुनाता हूँ जो कि बड़ी खूबसूरत लड़की थी। शमीम बेटी, मैंने उससे पूछा, तुम गांव से इतनी दूर क्यों गई थी? कितनी दूर जी? उसने पूछा। मैंने दूसरे गांव का नाम लिया और कहा कि तुम उस गांव के करीब थी जहां तुम्हें ये 2 आदमी मिले थे। नहीं जी, उसने कहा, मैं अपने गांव में थी और मैं पेशाब करने निकली थी। क्या तुम रोज़ाना रात को इसी मकसद के लिए बाहर निकला करती हो? हाँ जी, इसने कहा और ज़रा सोचकर बोली, दूसरे तीसरे दिन। मैंने उसके पाँव देखे। उसने बड़ी अच्छी किस्म के सैंडल पहने हुए थे। इम्तियाज़ ने मुझे बताया था कि इस लड़की की घर में पहनने वाली चप्पल इसकी चारपाई के साथ पड़ी थी। क्या तुम घर में ये सैंडल पहना करती हो? मैंने शमीम से पूछा। उसके चेहरे पर ज़रा सी तब्दीली आई। कभी कभी घर में यही पहनती हूँ, उसने जवाब दिया। और अगवा की रात तुम्हारी चारपाई के साथ एक चप्पल पड़ी हुई थी, मैंने कहा। इसकी बजाय तुमने अंदर जाकर ये सैंडल पहनी और इसका स्ट्रिप भी बांधा। क्या तुम रात को चंद मिनटों के लिए बाहर निकलती हो तो भी ये खास सैंडल पहनकर निकलती हो? उसका चेहरा बता रहा था कि वो इस सवाल की तवक्को नहीं रखती थी। वो मेरे मुंह को देखने लगी। शमीम बेटी, मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, तुम बड़ी अच्छी बच्ची हो।
اصل بات بتا دو۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور ان آنکھوں کی سیاہی میں طلسماتی سا تاثر تھا۔ یہ آنکھیں گھبراہٹ سے اور زیادہ بڑی ہو گئیں۔ میں اس کے جواب کے انتظار میں اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے سر جھکا کر دوپٹے سے آنسو پوچھے اور سر اوپر اٹھایا۔ ان دونوں نے میرے ساتھ ویشیوں والا سلوک کیا ہے، اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ میں تو زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ میں تو باعزت گھرانے کی لڑکی تھی، انہیں تو ہم عمر قید دلائیں گے، امتیاز نے کہا۔ تم یہ بتا دو کہ انہوں نے تمہیں کہاں سے اٹھایا تھا؟ گاؤں میں سے، اس نے جواب دیا۔ اس گاؤں میں سے جو میرا اپنا گاؤں ہے۔ میرا شک قائم تھا۔ اس کے اغوا کا قصہ کچھ اور تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ لڑکی ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنی مرضی سے گئی ہو اور پکڑی گئی ہو۔ اس نے یہ بیان دے دیا کہ اسے یہ دونوں زبردستی اٹھا کر لے گئے تھے۔